अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जो कि फंक्शन एंड लिमिट का हमारा चैप्टर था। ये हमने कंप्लीट चैप्टर अपनी वीडियो में डिटेल से देख लिया था कि फंक्शन किस तरह से सॉल्व होते हैं, लिमिट्स किस तरह से अप्लाई की जाती हैं। इसके अगर आपको एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज पे बात कर रहे हैं और एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यानी कि ये फंक्शन के बारे में आपको बताना है कि ये फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है या ये क्यूबिक फंक्शन है या ये आइडेंटिटी फंक्शन है या नन ऑफ दीज है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वाड्रेटिक का मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर स्क्वायर हो, टू पावर हो। तो यहाँ पे तो पावर टू नहीं है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक फंक्शन तो नहीं है। क्यूबिक फंक्शन में पावर हमारे पास थ्री होती है और हमारे पास इसकी पावर थ्री भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक फंक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी फंक्शन हमने चेक करना है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट जो दे रहे हैं वही हमें आउटपुट भी मिल रहा है। यानी कि डोमेन इज इक्वल्स टू द रेंज। हमने ये देखना है कि क्या ये फुलफिल हो रहा है, कि क्या फंक्शन हमारे पास ऐसा है कि अगर मैं एक्स की जगह पे वन पुट करूं तो मुझे रिटर्न में वन ही मिल रहा है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। मतलब ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है कि मैं यहाँ पे अगर टू डोमेन में दे रही हूँ तो यहाँ पे फंक्शन सिर्फ एक्स है, तो मुझे आउटपुट में भी टू मिलेगा। तो अगर किसी फंक्शन का इनपुट और आउटपुट इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि हम जो डोमेन में दे रहे हैं वही हमें रेंज में मिल रहा है। इट्स मीन the function f of x is equals to x is an identity function. So option number C is correct. Now moving towards the second MCQ, and second MCQ में ये हमारे पास है कि the set x such that x belongs to R can be written as what। यानी कि आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हमारे पास रियल नंबर है, मतलब कह रहे हैं कि x एक ऐसा नंबर है जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, R स्टैंड फॉर रियल नंबर्स। तो आप ये बताइए, तो इसको लिखेंगे कैसे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज कंफर्म करते हैं कि अगर मेरे पास लेट से कोई नंबर इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि ये ओपन ब्रैकेट है, कोई नंबर है p कॉमा क्यू। अगर इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये ओपन इंटरवल है, राइट। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि वो सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड हैं, लेकिन p और q इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है, राइट। इसका मतलब ये है कि p एंड q, यानी कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। और अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं, p कॉमा q इसकी बात करूं, दिस स्टैंड फॉर क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल में p एंड q इंक्लूड होता है, p एंड q इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे एक्स रियल नंबर तो है, और इसकी जो अगर हम इसका लिखेंगे, इसको किस तरह से लिखा जाता है इस सेट एक्स को, तो ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और प्लस इन्फिनिटी तक ये रियल नंबर जा रहे होते हैं। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक ये नंबर जा रहे होते हैं। लेकिन हम ब्रैकेट कौन सा डालें? अगर हम ओपन इंटरवल डालते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी इटसेल्फ कोई नंबर तो नहीं है, मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये है कि कोई नंबर जहां तक पॉसिबल हो वहां तक जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें ओपन ब्रैकेट डालने चाहिए कि माइनस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होंगे वो सब इसमें आएंगे, लेकिन माइनस इन्फिनिटी खुद नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट नंबर नॉट इंक्लूडेड होते हैं व्हेन वी यूज द ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि ये ओपन इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एमसीक्यू। अब ये देखिए, वही बात हो गई कि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाऊं तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, 3 5, मतलब यहाँ पे लेट से मेरे पास कोई नंबर है 3 और ये जा रहा है 5 तक। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये नंबर खुद भी इंक्लूडेड है, मतलब एक ऐसा सेट है जो कि 3 से 5 तक जा रहा है। अगर मैं इसको माइनस करूं एक ऐसे सेट से जो 3 से 5 तक जा रहा है, लेकिन 3 और 5 खुद इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है।
तो इसको मैंने फिल्ड नहीं किया, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को लिखने का तरीका सही है कि 3 से 5 तक जा रहा है, लेकिन 3 और 5 इटसेल्फ भी इंक्लूडेड है। और ये जो इस तरह से लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है कि ये भी 3 से 5 तक जा रहा है, बट 3 इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो इसका मतलब है मेरे पास सिर्फ ये एंड पॉइंट्स बचेंगे। कौन कौन से एंड पॉइंट बचेगा? पहला बचेगा 3, दूसरा बचेगा 5। और इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि भाई जो भी हमारे पास सेट में जो नंबर्स हैं 3 और 5, दिस इज नॉट इंटरवल, ये इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं करते। इंटरवल को रिप्रेजेंट ये वाले ब्रैकेट करते हैं, ओपन इंटरवल को, और ये क्लोज इंटरवल को। अगर ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो जो नंबर इंक्लूड है सिर्फ उसी को पढ़ें, उसी को रीड करें। इसमें कोई इंटरवल का सिस्टम नहीं होता। तो 3 और 5 सिर्फ वो नंबर्स हैं जो कि माइनस करने से हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी हमारे पास ओपन है, इसको मैंने फिल कर दिया, ये ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा, और यहाँ पे 3 और 5 में ये क्लोज रहेगा। तो इसका मतलब है 3 और 5 वो नंबर हैं कि अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 3 और 5 रह जाएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ एमसीक्यू। लेट आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, मतलब ये कोई हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में नंबर लिखा हुआ है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एंड y इज इक्वल्स टू 5। y को इन्होंने फिक्स कर दिया, x को फिक्स नहीं किया, y को फिक्स कर दिया 5 है, और x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो भी रिजल्ट में आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होंगे, सिर्फ 5 तो नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह कोऑर्डिनेट पेयर में लिखा हुआ है। ये नल सेट भी नहीं होगा, मतलब खाली भी नंबर नहीं होगा, कोई ना कोई तो इसमें मौजूद होगा। 1 5 ये हमारे पास इस ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं कि क्या सिर्फ 1 और 5 इंक्लूड है, तो इसका मतलब है ये भी इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरे पास जो आर सेट है वो किस तरह का बनेगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स बनेंगे। एक्स की जगह पे मैं कोई भी नंबर डाल सकती हूँ दैट बिलोंग्स टू आर, एंड वाई इज फिक्स दैट इज 5। तो 1 5 2 5 3 5 4 5 सेट ऑफ रियल नंबर्स मेरे पास आएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एमसीक्यू नंबर 5। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको यहाँ पे रीराइट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड में है एक्स। अब ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होते हैं कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दूं और मुझे वापस से फंक्शन मिल जाए एफ ऑफ एक्स, मतलब इस माइनस का मेरे फंक्शन पे कोई असर ना पड़े, देन दिस इज कॉल्ड द इवन फंक्शन। लेकिन अगर मैं एफ की जगह एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करूं और माइनस मुझे बाहर मिल जाए और अंदर पूरा फंक्शन एज इट इज आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो अब मुझे माइनस पुट करके देखना है कि क्या माइनस मुझे मिलेगा रिजल्ट में या नहीं मिलेगा। तो इस एक्स की जगह पे हमने माइनस एक्स पुट किया, डिवाइडेड बाय मॉड के अंदर भी हमने माइनस एक्स डाल दिया। तो मॉड के अंदर अगर माइनस एक्स हो तो वो तो पॉजिटिव मॉड वापस से हो जाता है, क्योंकि मॉड का मतलब ये होता है कि वो माइनस को ओमिट कर देता है। तो माइनस मेरे पास मौजूद है, बाकी एक्स अपॉन मॉड एक्स वापिस से फंक्शन रिपीट हो गया। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, इट कुड बी एन इवन सॉरी एन ऑड फंक्शन, क्योंकि माइनस हमें आउटपुट में मिल रहा है। माइनस एक्स जब पुट कर रहे हैं तो माइनस मिल रहा है, अगर ये माइनस नहीं मिल रहा होता बल्कि फंक्शन एब्जॉर्ब कर लेता, देन इट विल बी एन इवन फंक्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एमसीक्यू नंबर 6। और एमसीक्यू नंबर 6 में ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, फंक्शन गिवन है एक जो कि है 4 की पावर एक्स, और हमसे कहा जा रहा है कि आप एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 पुट करें, तो ये हो जाएगा 4 की पावर एक्स प्लस 1। जहां जहां एक्स है हमें एक्स प्लस 1 पुट करना है। अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 को माइनस करवाऊं एफ ऑफ एक्स से, इट्स मीन कि 4x प्लस 1 को हम माइनस करवाएं 4 की पावर x से, तो अब ये पावर ऐड हो रही है, तो इसका मतलब है ये मल्टीपल में होंगी और बेसिस इसकी सेम कर देंगे, राइट। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होके वापस से हमें वही मिल जाएगा 4 की पावर x। अब 4 की पावर x कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से सिर्फ 4 रह गया, और यहाँ से 4 की पावर x तो कॉमन आ गया था, यहाँ से 1 रह गया। तो ये हो गया 4 की पावर x, 4 माइनस 1 इज 3। तो अगर हम 3 को अगर हम यहाँ पे निकाल लें तो अंदर रह जाएगा 4 की पावर x,
और 4 की पावर x क्या था, f ऑफ x। तो 3f ऑफ x इज द राइट आंसर। तो 3f ऑफ x इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो इस तरह से सॉल्व करके हमारा राइट आंसर आ गया जो कि सी है। Now moving towards the next MCQ, that is MCQ number 7. The limit of this sequence having general term a n is equals to 1 upon 2 की power n. अब लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हमने निकालनी है, तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का मतलब ये है कि यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट दैट इज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो जहां जहां n है हम पुट कर देंगे इंफिनिटी, n इसकी पावर में है तो हमने इंफिनिटी पुट कर दिया। किसी भी नंबर की पावर इंफिनिटी हो तो उसका मतलब है वो इंफिनिटी ही है। और हमने ये चैप्टर जब सॉल्व कर रहे थे तब हमने देख लिया था कि 1/इंफिनिटी ये इक्वल होता है 0 के। तो इसका मतलब ये है कि द रियल आंसर इज ए, दैट इज ए 0। तो इसकी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नंबर 9, नंबर 8। Limit x tends to infinity, sin ax upon x is equals to what? 1 upon a infinity या none of these। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम एक काम ये करें कि ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी नहीं बल्कि 0 पुट करें, क्योंकि इन्फिनिटी अगर लिमिट होगी तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। और हमने इसको स्टडी भी किया था जब चैप्टर रीड कर रहे थे। साइन ए एक्स, अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं, मतलब यहाँ पे x मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें a के साथ, तो ये पूरी जो ये वाली टर्म है ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमने सॉल्यूशन में भी इसको सॉल्व किया था। x टेंस टू 0 साइन x, जो एंगल हो और वही इसके डिनोमिनेटर में हो तो वो इक्वल हो जाता है 1 के। तो जो एंगल में है वही इसके डिनोमिनेटर में है और लिमिट भी जा रही है x टेंस टू 0, तो ये पूरी टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल हो जाएगी 1 के। और जब ये a से मल्टीप्लाई होगा द रिजल्ट विल बी a, यानी कि b। तो यहाँ पे ये एरर है, x टेंस टू इन्फिनिटी नहीं होगा बल्कि x टेंस टू 0 होगा। देन योर आंसर विल बी a, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ, MCQ नंबर 9। ये बहुत सिंपल सा है। अब इसमें हमें क्या करना है कि सिंपल लिमिट फाइंड आउट करनी है और लिमिट भी गिवन है हमें 3 की। तो लिमिट x टेंस टू 3, ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हमने ब्रेक कर दिया ए माइनस बी और ए प्लस बी में, डिनोमिनेटर में x माइनस 3 था तो ये तो पूरा इससे कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव टू अप्लाई लिमिट्स, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 3 दैट इज 6। द रियल आंसर इज D इज इक्वल्स टू 6। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 10। अब नंबर 10 में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का डोमेन गिवन है। फंक्शन के डोमेन में क्या है, -1, रियल नंबर्स डालने हैं। -1 के बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब है -1 और 4 भी इंक्लूडेड है। तो इसके अलावा कोई और नंबर इसके इनपुट में जा नहीं सकते। लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो ये पूछा है कि आप जरा बताइए कि अगर इस x की जगह पे हम -3 पुट कर दें, तो -3 हम नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि -3 हमारी डोमेन में ही लाई नहीं करता। डोमेन हमें गिवन है, लेकिन अगर डोमेन ऑल रियल नंबर्स की होती फिर तो हम x की जगह पे -3 पुट करके 9 आंसर आ जाता। बट नाउ -3 हमारी डोमेन में ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि -3 हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं है। डोमेन भी आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर डोमेन ऑल रियल नंबर्स की होती तो हम आराम से x की जगह पे -3 पुट कर देते। नाउ द रियल आंसर इज सी, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 11। नंबर 11 में लिमिट फाइंड आउट करनी है, h टेंस टू 0 साइन पाई बाई 2 प्लस h। h की जगह पे अगर मैं 0 पुट कर दूं, क्योंकि लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, साइन पाई बाई 2 प्लस 0, तो साइन 90, साइन पाई बाई 2 मीन साइन 90 एंड साइन 90 is equals to 1. The correct answer is A, that is 1. Now MCQ number 12। हमारे पास फंक्शन गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 और e की पावर है -1 बाय x। तो यहाँ पे रीराइट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर -1 अपॉन x। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x। पावर पॉजिटिव हो गई,
इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए। नाउ अप्लाइंग लिमिट्स, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन ई की पावर 1/0, 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और 1/e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी इक्वल हो जाता है 0 के। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 0। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 13, लिमिट किसी भी फंक्शन की एग्जिस्ट तब करती है जब क्या प्लस, ये मैंने आपको जब कंटिन्यूटी सिखाया था तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्लस में है तो इसका मतलब है ये कि ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस में है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या दोनों लिमिट इक्वल होनी चाहिए? दोनों लिमिट इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी की भी ये कंडीशन है कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी किसी भी फंक्शन की जब उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए। when right hand limit is equals to left hand limit, the function the limit of the function exists, right? इसका मतलब है इसका C करेक्ट है। now moving towards the next MCQ, MCQ नंबर 14। अब इसको देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब भी एक्सप्लेन किया था कि कोई फंक्शन अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसके पास हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है कि 1+1/n की पावर है n, तो ये इक्वल होगा e के, राइट। लेकिन ये 1+1/n, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n को मैं एक साइड पे कर दूं, बाकी इसकी पावर -7 एक साइड पे कर दूं, मतलब मैंने -7n को ब्रेक कर दिया n मल्टीप्लाई बाय -7 से। तो ये अंदर वाली पूरी चीज तो इक्वल हो गई e के, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहां से यहां तक ये पूरी चीज इक्वल हो गई e के, और पावर में रह गया -7। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज e की पावर -7। नाउ द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस 1 पाई की पावर -1, पाई की पावर -2, पाई की पावर -3 इज व्हाट। तो लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस निकालने के लिए पहले मुझे इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, और उसकी nth टर्म क्या होगी कि अगर मेरे पास इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म पाई -1 है, थर्ड टर्म पाई-2 है, फोर्थ टर्म पाई-3 है, तो उसकी nth टर्म होनी चाहिए माइनस, मतलब ये फर्स्ट टर्म है और इसके पावर है 0, फर्स्ट टर्म में पावर 0 है, सेकेंड टर्म में -1 है, तो इसका मतलब है एक पावर पीछे चल, मतलब एन की पावर यहाँ पे अगर एन फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे पावर 0 है, तो टर्म आगे चल रही है, पावर पीछे चल रही है, इसका मतलब है इसकी nth टर्म में होना चाहिए n-1, माइनस के साथ n-1, क्योंकि हर पावर में माइनस भी है, और n-1 का मतलब है फर्स्ट टर्म डालेंगे तो ये 0 बनेगा, सेकेंड टर्म डालेंगे तो -1 बनेगा, इस तरह से, राइट। तो अब मुझे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालना है, पाई की पावर -n-1 निकालना है। तो पहले तो इसकी पावर पॉजिटिव करते हैं, पावर पॉजिटिव इसके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगी जब, तो हो जाएगी 1/पाई n-1, पावर पॉजिटिव हो गई। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, n की जगह पे हमने पुट कर दिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, और ये पूरी टर्म पाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू 0। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 0। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 16। नंबर 16 में हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन है जो पैरामेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में हमें याद रखना है कि x और y दो हमारे पास इक्वेशंस होंगी, और दोनों डिपेंड करेंगे हमारे वेरिएबल t पे, राइट। तो टी पे हमने देखा कि ये भी डिपेंड नहीं कर रही, और इसमें एक ही इक्वेशन है, ये भी कोई टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, और इसमें भी दोनों एक्स वाई एक साथ लिखा हुआ है कि वो इक्वल्स टू 0 है। जबकि ये वाली, यानी कि करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये होगा कि इसमें एक्स भी डिपेंड कर रहा है टी पे, और वाई भी एक ऐसा फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है फंक्शन टी पे। तो इट्स मीन सी, यानी कि x इज इक्वल्स टू एफ टी, वाई इज इक्वल्स टू जी टी represent the parametric functions. The correct answer is C. Now, number 17, g of x is equals to 3x plus 2 and g f of x is equals to 2, then f of 2 is equals to what, right? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि g f of x अगर 2 है
ये 2 होगा, x नहीं होगा। तो g का फंक्शन किसके इक्वल है, 3x+2। तो g 3x, x की जगह पे हम f(x) लिख सकते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं, +2 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, 3f(x) इज इक्वल्स टू 0। तो f(x) इक्वल हो गया 0 के। मुझे चाहिए f(2), x की जगह पे जब मैं 2 पुट करूंगी तो ये 0 ही है। मैं कुछ भी पुट कर लूं x की जगह पे, द रिजल्ट विल बी 0। द आंसर इज सी, f(2) इज इक्वल्स टू 0। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको पता होनी चाहिए कि इसमें हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, और सेकेंडली ये कि फंक्शन ऑफ जो फंक्शन की जो वैल्यू हो वो भी इसी के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पे वो है k, और फंक्शन की वैल्यू वही होनी चाहिए जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि k शुड इक्वल्स टू लिमिट 0 पे गिवन है हमें, और ये x/10 3x होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू 0, ऊपर है x, और टेन 3x को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो ये इक्वल होता है sin 3x अपॉन cos 3x, राइट। अब ये डबल फ्रैक्शन में है तो cos 3x ऊपर जा सकता है, और ये हो जाएगा sin 3x अपॉन x, और पीछे लिमिट चल रही है, लिमिट x टेंस टू 0। तो ये लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर तो है cos 3x, डिनोमिनेटर में है sin 3x। अगर मैं इसको 3x कर दूं तो मुझे यहाँ पे 3 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ये मैंने इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किया कि ये वाली पूरी चीज तो इक्वल हो जाएगी 1 के, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट अगर आपकी x टेंस टू 0 आप अप्लाई करें, साइन जो इसका एंगल हो वही इसके डिनोमिनेटर में हो, देन इट विल इक्वल्स टू 1। तो ये पूरी चीज तो इक्वल हो जाएगी 1 के अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं। तो अब लिमिट x की जगह पे अप्लाई करें, cos 3 ये हो जाएगा 0, और ये पूरी चीज ये sin 3x अपॉन 3x हो जाएगा 1 के इक्वल, और यहाँ पे रह जाएगा 3। तो cos 0 इक्वल होता है 1/3। तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1/3। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज 19। अब लिमिट x 1 माइनस एक्स की पावर है 1/x। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे थे एक्सरसाइजेस का, कि अगर x टेंस टू 0 आपके पास है और 1 + 1/x की पावर x है तो वो इक्वल होता है e के। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो इसकी पावर 1/x तो ठीक है, लेकिन माइनस में होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे अगर 1/x है तो पावर में है x, इसका रेसिप्रोकल। अब ये x है तो 1/x तो ठीक है, लेकिन हमें चेंज सिर्फ इतना करना है कि इसकी पावर मुझे माइनस में चाहिए, क्योंकि ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस में था तो ये भी प्लस में था। तो -1/x, अब मैंने माइनस खुद से यहाँ पे ऐड करवाया है, तो मैं बाहर -1 भी लिखूंगी ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, राइट। अब ये पूरी चीज इक्वल हो गई e की पावर -1 के, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो लिमिट अप्लाई करने से ये वाली चीज इक्वल हो जाती है e के। तो 1 माइनस एक्स की पावर इसका रेसिप्रोकल है 1/x, और इसकी पावर -1 है, तो उसका मतलब है आंसर डी इज करेक्ट। नाउ द लास्ट एमसीक्यू। अब इसमें हमारे पास सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, इसके सारे फॉर्मूले जो भी हाइपरबॉलिक इनवर्स हाइपरबॉलिक के फॉर्मूले थे वो पेज नंबर 26 में हमें गिवन है। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे कि सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है ln 1/x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के। सारे इसके जो हाइपरबॉलिक इनवर्स के फॉर्मूले हैं वो हमारे पास बुक में मौजूद हैं, आपको वो फॉर्मूले याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए, 20 एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 2 के, तो हमने इसके सारे एमसीक्यूज कर लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा, अगली वीडियो में हम चैप्टर 3 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।